Now for the chapter 10, already we have discussed about the Huygens principle and its application. Huygens principle कर दिया, उसकी application मतलब we have already derived, already proved angle of incident, angle of reflection same and Snell's law. यहां तक कर दिया हमने। अभी इस चैप्टर में एक और फिनोमिनन की तरफ आगे बढ़े तो वो फिनोमिनन का नाम है इंटरफियरेंस। तो अभी और हमें तीन फिनोमिनन करनी है। फर्स्ट एज ए इंटरफियरेंस, उसके बाद डिफ्रैक्शन करेंगे और उसके बाद पोलराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले इंटरफियरेंस। तो इंटरफियरेंस की अगर डेफिनेशन अगर हम देख ले तो ऐसा है कि द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय सुपरपोजिशन of two or more waves, it's called interference. The effect produced by superposition of two or more waves, it's called interference. तो अब सुपरपोजिशन होगा टू और मोर वेव्स का, तो इफेक्ट, इफेक्ट मतलब क्या? तो एज ए इफेक्ट हमें मिलती है फ्रिंजेस। क्या मिलेगी हमें? फ्रिंजेस। फ्रिंजेस नथिंग बट लाइंस, लाइंस के फॉर्म में होगी। अब वो जो लाइंस के फॉर्म में है तो लाइंस भी कैसे मिलेगी हमें? डार्क एंड ब्राइट। मतलब ऐसा मैं बोलूं कि इस पोर्शन में अगर हमें कुछ इंटरफेरेंस मिल रहा है तो हमें एज ए कंसेक्यूटिव ब्राइट डार्क लाइंस मिलती है, जिसको फिजिक्स में बोलते हैं फ्रिंजेस। तो सपोज ये ब्राइट है तो चलो ये डार्क हो गई, ये ब्राइट तो ये डार्क हो गई, ये ब्राइट हुई, ये ब्राइट है तो ये डार्क हो गई, ये ब्राइट है तो ये डार्क हो गई, ये ब्राइट है तो ये डार्क हो गई। ऐसे हमें ब्राइट कंसेक्यूटिव लाइंस मिलती है, जिसको बोलते हैं फ्रिंजेस। ऐसा हमें मिलेगा कब? तो बोलेंगे सुपर पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स। तो अब पहले जो टू और मोर वेव्स कहां से प्रोड्यूस हुए होंगे? तो कोई ना कोई सोर्स में से जो भी वेव्स प्रोड्यूस हुए हैं वो भी लाइट वेव्स बोलेंगे। हाँ, सुपर टू और मोर लाइट वेव्स है, कोई भी वेव्स नहीं, जो लाइट की वेव है वहां से हमें फ्रिंजेस मिलती है। तो अब ये लाइट वेव कहीं ना कहीं कोई सोर्स से प्रोड्यूस होंगे। तो वो सोर्स कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्स। मतलब अब अगर हम ऐसा सोचे कि टाइप ऑफ सोर्स, लाइट सोर्स, तो वो दो है। टाइप ऑफ लाइट सोर्स कैसे होते हैं? टू टाइप्स ऑफ। एक बोलते हैं हम कोहेरेंट सोर्स, तो ये बोलेंगे इनकोहेरेंट, अदरवाइज नॉन कोहेरेंट। इनकोहेरेंट भी बोलते हैं या फिर नॉन कोहेरेंट भी बोलते हैं, कोई भी वर्ड यूज करो चलता है। इनकोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्स मतलब कौन सा है? तो जो भी सोर्स का अगर हम बोले कि सेम एम्पलीट्यूड है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी बोलो, अदरवाइज वेवलेंथ, फिर बोलो सेम फेज,
अगर सेम फेज नहीं है देन अदरवाइज कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो भी चल जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दिस टाइप ऑफ सोर्सेस कॉल कोहेरेंट सोर्सेस। अब इसमें से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो बोलेंगे नॉन कोहेरेंट। फेज सेम नहीं है तो बोलेंगे नॉन कोहेरेंट। फेज डिफरेंस भी कुछ डिफरेंट है तो भी नॉन कोहेरेंट। अगर ये ऐसी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, स्पेशली हम बोल सकते हैं कि अगर इसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी अदरवाइज वेवलेंथ डिफरेंट, then this type of sources called नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। अब नॉन कोहेरेंट है तो कभी भी इंटरफियरेंस नहीं मिलेगा। याद करो कि फॉर नॉन कोहेरेंट सोर्स नो इंटरफियरेंस। मतलब कोहेरेंट सोर्स के लिए ही हमें पढ़ना है यहाँ पर। अगर नॉन कोहेरेंट हुआ तो डायरेक्ट एक सोर्स की अगर इंटेंसिटी I1 है, दूसरे की अगर I2 है, तो डायरेक्ट हमें मिल जाएगी उसके इंटेंसिटी I एज ए I1 प्लस I2। जैसे डायरेक्ट मैं एग्जांपल दे दूं, घर पे अगर एक बल्ब तुम चालू करो तो जो भी तुम्हें लाइट दिखती है रूम के अंदर, और फिर दूसरा बल्ब चालू करो तो दूसरा बल्ब जैसे ही चालू करोगे मतलब दो सोर्स हो गए, कहीं ना कहीं लाइट वेव्स दोनों की सुपरपोज होगी। लेकिन तुम्हें घर पे कभी भी कोई भी पोर्शन में कोई भी वॉल के ऊपर ऐसी लाइंस नहीं दिखेगी, बिकॉज ऑफ दे आर नॉन कोहेरेंट। वो नॉन कोहेरेंट सोर्स है। इसलिए कभी भी हमें घर पे इंटरफियरेंस जैसा इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो क्या होगा, घर पे एक लाइट्स की जो इंटेंसिटी है दूसरे बल्ब की जितनी इंटेंसिटी है, दोनों चालू करोगे तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी डायरेक्ट उसका एडिशन जितना पार्ट मिलेगा। एक बल्ब चालू करोगे दूसरा चालू करोगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, दूसरा बंद कर दोगे तो उतनी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन कभी भी वॉल पे फ्रिंजेस नहीं दिखती ड्यू टू नॉन कोहेरेंट सोर्स। तो नॉन कोहेरेंट की ये इफेक्ट हमें नहीं मिलती। दैट मीन्स कोहेरेंट सोर्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। और इसीलिए ये सिर्फ लेबोरेटरी में ही पॉसिबल है, इंटरफियरेंस फिनोमिनन। वो थोड़ा फिर प्रैक्टिकली हम एग्जाम्पल भी देखेंगे उसका कि कब पॉसिबल है, लेकिन बाद में। बाकी अभी तो बोलो कि कोहेरेंट सोर्स हमें डेवलप करने पड़े, बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद उसकी इफेक्ट हमें मिलती है। दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल इन लेबोरेटरी ओनली। तो अब कोहेरेंट सोर्स हम बनाए कैसे, तो चलो वापस सोचते हैं अब कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाए, तो कोहेरेंट सोर्स बनाने की भी दो मेथड है कि हाउ हाउ टू मेक। तो उसकी भी दो मेथड है। ऐसा बोलेंगे बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, या फिर बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। विथ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड वाला सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। मतलब बोर्ड के लिए भी नहीं, गुजकेट नीट JEE किसी के लिए नहीं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, ये आउट ऑफ द सिलेबस। बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हमें करना है विथ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का डिवीजन करेंगे तभी हमें कोहेरेंट सोर्स मिलेंगे। और उसके लिए यंग ने एक्सपेरिमेंट किया है, इट्स कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDE। क्या
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDE आगे जाके लिख देंगे तो याद करना है कि इट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो यंग ने क्या किया, उसने एक कार्डबोर्ड लिया और उसमें एक छोटी सी जगह बना दी जिसको हम बोलेंगे स्लीट, और उसके आगे एक बल्ब रख दिया। तो जो भी लाइट वेव्स प्रोड्यूस होगी उसमें से वो इतनी जगह में से पास होगी। उसके आगे उसने एक और कार्डबोर्ड रखा जिसमें दो स्लिट बना दी। तो जो भी यहां पर वेव पास होगा उसका वेव फ्रंट बनेगा ऐसे, और एक साथ वेव फ्रंट दोनों स्लिट में से पास होगा। अब ये जो वेव फ्रंट है, एक वेव फ्रंट दोनों में से पास हुआ तो ये हो गया डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट के दो वेव फ्रंट बने। अब वेव फ्रंट में यूजेंस प्रिंसिपल याद करो क्या है, तो कि ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट इंडिपेंडेंटली एक्ट्स लाइक पॉइंट सोर्स एंड प्रोड्यूस स्फेरिकल वेव्स फ्रॉम इट। तो इसमें से भी वेव्स बनेंगे, इसमें से भी वेव्स बनेंगे, मतलब दोनों में से ऐसे वेव्स बनेंगे, आगे जाके सुपरपोज होंगे। तो अगर सुपरपोज हुए वेव्स तो पता है कि उसकी इफेक्ट क्या होगा, तो कि यहाँ पर हमें ऐसी ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। और ये हो गया हमारा इंटरफियरेंस। अगर हम ये डार्क बोल दे तो ब्राइट होगी, ये डार्क हो गई, ब्राइट हो गई, डार्क हो गई, ब्राइट हो गई। ऐसे कंजिक्यूटिव में हमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलेगी, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरफियरेंस। इसी को इंटरफियरेंस बोलेंगे। मतलब वेव फ्रंट के डिवीजन से हमें कोहेरेंट सोर्स मिलेंगे। कोहेरेंट में एक ही वेव फ्रंट है तो एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, दोनों का फेज भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, और सुपरपोज हुए हमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलती है। इट्स कॉल्ड इंटरफियरेंस। ये जो हमने किया इंटरफियरेंस का बैकग्राउंड, कि इंटरफियरेंस क्या होता है, कैसे मिलता है हमें। तो एक एमसीक्यू का क्वेश्चन हुआ कि कैसे मिलेगा हमें, तो कि कोहेरेंट सोर्स। दूसरा क्वेश्चन कोहेरेंट कैसे बनेंगे, तो बोलेंगे बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब इसी की हमें इंटेंसिटी की इक्वेशन डिराइव करनी फॉर कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स में हमने बोला है कि सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज। तो अभी हम इंटेंसिटी की इक्वेशन डिराइव करते हैं फॉर सेम फेज। इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेव मतलब आफ्टर सुपरपोजिशन हमें जो इफेक्ट मिलती है उसकी इंटेंसिटी। लेकिन कब, तो बोलते हैं विथ सेम फेज। सेम फेज के लिए देखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी एक वेव है जिसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। याद करो 11th स्टैंडर्ड में एक हमने इक्वेशन ली थी फॉर जीरो इनिशियल फेज, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ए जो है एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम। अब दूसरी वेव अगर ले दूसरे सोर्स की, तो एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और फेज भी सेम। तो यही लेना पड़े ए कॉस ओमेगा टी। अब दोनों के रिजल्टेंट के लिए एज पर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। दोनों का एडिशन करेंगे क्या होगा, 2a कॉस ओमेगा टी। अगर हम बोले कि चलो
एक सोर्स की इंटेंसिटी आई नॉट है तो दूसरी की भी इंटेंसिटी सेम ही रहेगी आई नॉट, and we know that intensity is directly proportional to square of the amplitude. सबसे important line, intensity directly proportional to square of the amplitude. जो हमने वेव लिया है दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट है तो किसी के लिए भी लिखो आई नॉट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर। तो अब जो रिजल्टेंट हुआ उसका एम्पलीट्यूड हो गया 2a, ये एम्पलीट्यूड 2 है, बाकी का तो cos ओमेगा टी फंक्शन है। तो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी में बोल सकता हूं प्रोपोर्शनल टू 2a स्क्वायर। तो आई नॉट प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आई प्रोपोर्शनल टू 2a स्क्वायर, मतलब आई प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो ले लो, ऐसे लिख सकते हैं आई अपॉन आई नॉट, कॉन्स्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, intensity is 4I naught, that is resultant intensity when, okay, whenever sources with same phase। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे विथ सेम फेज तो यहां तक लिखना है। इसी में एक और आगे करते हैं, रिजल्टेंट की इंटेंसिटी ये करनी है लेकिन विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और ये जो इक्वेशन होगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसको यूज करेंगे विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो चलो कोई भी एक लाइट सोर्स जिसके लिए लिख देते ए कॉस ओमेगा टी, जिसके इंटेंसिटी है आई नॉट। नाउ सेकंड वन, सेम एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये हुआ इन दोनों के बीच का कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो लिख सकते हैं हियर फाई इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। तो उसका रिजल्टेंट, चलो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, मतलब एडिशन करेंगे तो दोनों में से एक कॉमन निकल सकता है, कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हुआ c प्लस सी। तो c प्लस सी होता है 2cc। याद करो हमने बोला था आगे, साइन प्लस साइन एस प्लस एस 2sc, एस माइनस एस 2cs, सी प्लस सी 2cc, सी माइनस सी माइनस 2ss, और सी प्लस सी 2cc। तो पहला जो होगा सभी में उसमें प्लस डिवाइडेड बाई 2, सेकंड जो होगा उसमें माइनस डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब यहाँ पे c प्लस सी हुआ, इट इज 2cc, तो 2 ये तो है ही कॉस एडिशन डिवाइडेड बाई 2, एड करेंगे तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस 5/2, तो ये लिख सकते हैं 2 ओमेगा टी प्लस 5/2 एन माइनस डिवाइडेड बाई 2। तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी ये दोनों माइनस करेंगे तो ओमेगा टी कैंसल, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5/2। बोलो हुआ क्लियर सबको ये? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो यहां तक में। सर ये कैलकुलेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। इसके कैलकुलेशन में, हाँ सर। यस सर। चलो इसके कैलकुलेशन के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि हमने एक सीखा हुआ है, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, चलो तो इसको बोलेंगे क्या, एस प्लस एस। उसको ट्रीट कैसे करेंगे, 2sc, ओके। तो ये बोल देंगे 2s मतलब साइन, पहले में क्या होगा a प्लस b/2,
और दूसरा क्या होगा, सी मतलब कॉस, क्या, a माइनस बी बाई टू। चलो हमारे लिए क्या था, इसको देखते हैं वापस, c प्लस सी। ओके, तो ये हमारे लिए a हुआ, ये हमारे लिए b हुआ कि नहीं। तो क्या है, c प्लस सी क्या होगा, टू सी सी, ए प्लस बी बाई टू, ये और ये प्लस करो, हो जाएगा 2 ओमेगा t प्लस 5/2, ए प्लस बी बाई टू। एंगल है उसको ए बोल दो, ये एंगल बी, तो हो गया 2 ओमेगा t प्लस 5/2। फिर वापस ये माइनस ये करो, तो ये माइनस ये करोगे तो ओमेगा टी कैंसिल और -5 बचेगा, और बाई टू तो है ही। अब हुआ क्लियर। यस सर। ओके, उसको ट्रीट ऐसे करेंगे, ये ना शॉर्टकट है, s प्लस एस तो 2sc, मतलब साइन प्लस साइन तो 2 साइन इंटू कॉस, s माइनस एस मतलब साइन माइनस साइन तो 2 कॉस इंटू साइन। तो कॉस में इसमें पहले प्लस डिवाइडेड बाई टू, इसमें माइनस, जो भी होगा उसमें पहला आएगा वो प्लस डिवाइडेड बाई टू, दूसरा आएगा उसमें माइनस डिवाइडेड बाई टू, जिसको बोलेंगे a प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू। ओके, यस सर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2a, और इसमें भी हमने सीखा था कि अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा हो ना, वो कॉस थीटा हो जाता है, मतलब कॉस में नेगेटिव साइन नहीं रहती, लेकिन अगर साइन हुआ उसकी जगह पर तो माइनस साइन आगे आता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है और ये ओड फंक्शन है। इवन ओड को अगर भूल जाए हम तो साइन में माइनस आगे आएगा, कॉस में नहीं आता, तो ये तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये पॉजिटिव हो गया, उसको आगे लिख दो कॉस 5/2, और ये कॉस 2 ओमेगा t प्लस 5/2। तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम और ये टर्म डिपेंड ऑन टाइम, तो ये कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट जितनी भी चीज होती है ना उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये एम्पलीट्यूड हुआ रिजल्टेंट का, 2a cos 5/2। तब इंटेंसिटी को याद करो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहां पर पहला मैं लिख दूं कि हियर 2a cos 5/2 is amplitude of रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट वेव। तो हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब 2a cos 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इट इज 4a² cos स्क्वायर 5/2। एंड आगे हमें पता है कि आई नॉट प्रोपोर्शनल टू a², सिंगल के लिए तो इंटेंसिटी आई नॉट है जिसका एम्पलीट्यूड a² है, दोनों का रेशियो ले लो, आई अपॉन आई नॉट। अगर रेशियो लेंगे, कांस्टेंट तो कैंसिल, डायरेक्ट में a² भी कैंसिल कर दूं, इट इज 4 cos स्क्वायर 5/2। therefore I is equal to 4i naught cos square 5/2। This is the equation of resultant wave for constant phase difference, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए हर बार एमसीक्यू न्यूमेरिकल के लिए, ये याद होनी चाहिए। I is equal to 4i naught cos square 5/2, where phi is phase difference। याद करना, phi is phase difference, 5/2 phase difference नहीं, only phi is the phase difference।
जो भी फेस डिफरेंस देंगे उसका फिर आगे जाके हाफ, और फिर कॉस में वैल्यू देखेंगे, तब जाके हमें इंटेंसिटी मिलेगी। सर इसका डेरिवेशन भी आ सकता है? हाँ, इसका डेरिवेशन पूछ सकते हो, ये अलग से और ये भी अलग से। विथ सेम फेस के लिए यहां तक करना है, और कांस्टेंट फेस डिफरेंस के लिए यहां तक। अब देखो ये इक्वेशन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अगर इसमें हम वापस कांस्टेंट फेस डिफरेंस की जगह पर सेम फेस वाला ले ले, तो सेम फेस के लिए फेस डिफरेंस 0 होगा, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 के हिसाब से हो गया 4i0। तो यही इक्वेशन मिल गई देखो हमें, विथ सेम फेस i इज इक्वल टू 4i0, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। i इज इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर 5/2। तो दोनों में से कोई भी थियरी आ सकती है। Derive the result in intensity for same phase and constant phase difference। अब इसके बाद जो हम करेंगे ओनली एंड ओनली एमसीक्यू या फिर न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए इस चैप्टर के लिए। तो अब यहां से वापस मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर 4i0 cos स्क्वायर 5/2, क्योंकि ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसलिए वापस i इज इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर 5/2, where phi is phase difference। अब एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहां पर यंग ने कुछ पाथ डिफरेंस भी लिया है, क्योंकि जो भी वेव्स ऐसे आगे जाके यहाँ पर सुपरपोज, यहाँ पर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वेव्स के सुपरपोजिशन है, तो उसका एक पाथ डिफरेंस का इक्वेशन भी आएगा। पाथ डिफरेंस, ये हमारा फेज डिफरेंस। तो पहले पाथ डिफरेंस सोचते हैं कि पाथ डिफरेंस, उसकी फॉर्मूला डायरेक्ट लेनी है, एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू, तो अब एक्स डी और डी है क्या, तो यहां पे देखो स्लिट से ये हो गई हमारी स्क्रीन, तो स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस हम बोलेंगे स्मॉल डी, और ये जो होगा उसके एग्जैक्ट सेंटर पे मिलती है हमें ब्राइट, तो ब्राइट से कोई भी फ्रिंज का डिस्टेंस हो जाएगा एक्स। अगर हम यहां पर 2 डायमेंशन में बोले, तो चलो यहां पर ये स्क्रीन है, यहां पर इसके दो स्लिट ऐसे S1 S2, इसके सेंटर में ऑलवेज ब्राइट मिलती है फ्रिंज, तो यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एज ए स्मॉल डी, और ये हम बोले सेंट्रल ब्राइट, तो उसके आगे पीछे बहुत सारी फ्रिंजेस मिलती है, ब्राइट डार्क ऐसे। तो यहां पर मैं अगर बोल दूं मुझे रफली कि मुझे सेकंड ब्राइट मिल रही है, तो सेकंड ब्राइट से सेंट्रल ब्राइट का डिस्टेंस हो गया एक्स, फिर सेकंड की जगह पर मैं यहाँ पे थर्ड ब्राइट भी बोलूं तो भी बोलेंगे एक्स, थर्ड की जगह पर मैं फोर्थ डार्क बोलूं तो भी वो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स। तो सेंट्रल ब्राइट से कोई भी फ्रिंजेस का डिस्टेंस ट्रीट करेंगे एक्स। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स या टू स्लिट एज ए स्मॉल डी, तो एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी अगर मैं
n लेमड़ा के लिए लिखूं, जहां पर n की वैल्यू हमें करनी है 0, 1, 2, 3। तो ये कंडीशन हुई ब्राइट, मतलब ब्राइट फ्रिंज। इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अब जीरो मतलब सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट मतलब फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, ऐसे। एक स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, देखो इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, एक्स डी बाई डी ऐसे नहीं बोलेंगे, एक स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज एन लेमड़ा। ऐसे ही एक स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज 2n-1 लेमड़ा बाई 2। एन की वैल्यू बोलेंगे हम 1 से चालू करेंगे। तो 1 मतलब फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, ऐसे। ये किसके लिए हुई? डार्क फ्रिंज। और इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो एक कंडीशन याद रखनी है, दोनों इक्वेशन याद करनी है। दिस इज फॉर पाथ डिफरेंस, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर हमें यहां पर सेंट्रल ब्राइट से कोई भी थर्ड ब्राइट, तो ब्राइट के लिए ये फॉर्मूला। ऐसा बोला है कि सेकंड डार्क, चलो तो डार्क के लिए ये फॉर्मूला है। तो ब्राइट के लिए n लेमड़ा, डार्क के लिए 2n-1 लेमड़ा बाई 2। दिस इज फॉर पाथ डिफरेंस। और इंटेंसिटी की इक्वेशन है विथ फेज डिफरेंस। पहले यहां तक हुआ क्लियर कि नहीं? यस सर। ये जो इक्वेशंस है डायरेक्ट लर्न करनी है, जिसका कोई प्रूफ नहीं करना है पहले। सर हाँ बोलो बेटा। सर क्वेश्चन में हमें कौन सी फ्रेंज है, मतलब ब्राइट है कि डार्क को दिया होगा? हाँ दिया होगा ना। ओके सर, मतलब हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना हाँ, फॉर्मूला तुम्हें देख के पुट करनी है कि ब्राइट दी है, फिफ्थ ब्राइट है तो एन की जगह पर 5, और ब्राइट के लिए ये फॉर्मूला। अगर ऐसा बोला है कि फोर्थ डार्क, तो डार्क के लिए ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू 4 यूज कर, है। ओके सर। ऐसा। और ऑलवेज तुम्हें डिस्टेंस गिवन होगा सेंट्रल ब्राइट से ही। या पूछेंगे कि सेंट्रल ब्राइट से थर्ड ब्राइट का डिस्टेंस निकालो, तो x निकालना है। तो सेंट्रल ब्राइट से थर्ड ब्राइट, तो थर्ड ब्राइट, ब्राइट मतलब ये यूज करना है। ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर से ही मेजर होगा, तो सेंटर तो ऑलवेज ब्राइट ही होगा, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है इक्वेशन। ओके। ओके सर। हम्म। अभी एक दो एग्जांपल इसी में कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन सभी को रहता है। एक और दो न्यूमेरिकल कर ही देंगे इसी आज ही, तो उसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब देखो, अगर हमें कोई भी पाथ डिफरेंस गिवन है, पाथ डिफरेंस से पहले हमें फेस डिफरेंस में जाना पड़े, और उसके बाद इसमें वैल्यू रखेंगे तो इंटेंसिटी मिलेगी। तो उसकी एक दूसरी कंडीशन याद कर लो। अब सेकंड कंडीशन कि फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमड़ा पाथ डिफरेंस। तो ये रिलेशन भी लर्न कर दो कि फेस डिफरेंस क्या होगा, तो बोलेंगे 2 पाई बाई लेमड़ा पाथ डिफरेंस। तो अगर पाथ डिफरेंस गिवन है, तो इस इक्वेशन से फेस डिफरेंस मिलेगा, और फेस डिफरेंस से हमें इंटेंसिटी मिलेगी। और उसके लिए देखना है ना
तो एक काम करो कि एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल है, नंबर एक्सरसाइज नंबर 5 देखो, अभी देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का नंबर 5 मतलब 10.5। क्वेश्चन देखो क्या है। इन यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity on the point on the screen where path difference is lambda is k unit. What is the intensity of light where path difference is lambda by 3? तो इसमें लीनियर रिलेशन मत लगा दो कि पाथ डिफरेंस लेमड़ा है तो इंटेंसिटी के है, पाथ डिफरेंस लेमड़ा बाई 3 है तो कितनी मिलेगी, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें बोला है कि वेन एवर पाथ डिफरेंस इज लेमड़ा इंटेंसिटी के, तो पहले ऐसा लिखते हैं कि पाथ डिफरेंस है लेमड़ा, तब इंटेंसिटी है के। तो अब पहले पाथ डिफरेंस से हमें इंटेंसिटी के लिए फेज डिफरेंस में जाना पड़े, और ये फेज डिफरेंस को हम फाई से लिखते हैं। तो मैं लिखूं कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लेमड़ा पाथ डिफरेंस। तो ये 2 पाई बाई लेमड़ा, और पाथ डिफरेंस कितना गिवन है, लेमड़ा ही तो गिवन है। तो लेमड़ा लेमड़ा कैंसिल, क्या हुआ हमारे लिए फेज डिफरेंस 2 पाई। नाउ यूजिंग इंटेंसिटी की इक्वेशन, इंटेंसिटी इज 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो I की जगह पर क्या यूज करें अभी, K इज 4I0 एंड cos स्क्वायर 5 हमें क्या मिला 2 पाई, तो इट इज 2 पाई बाई 2, मतलब cos स्क्वायर पाई। तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos पाई क्या होगा 180 डिग्री -1, उसका स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हुआ k इज 4I0। बोलो यहां तक क्लियर हुआ, ये आधा न्यूमेरिकल है। कुछ ना समझ में आया तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ। पाथ डिफरेंस लेमड़ा गिवन है, इंटेंसिटी का रिलेशन, तो मैं कहीं ना कहीं ये इक्वेशन यूज करना पड़े, उसके लिए फेज डिफरेंस चाहिए। तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लेमड़ा पाथ डिफरेंस। तो फेज हुआ 2 पाई, यहाँ पे रखेंगे तो पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1, स्क्वायर है तो +1, तो k इज 4I0। बोलो क्लियर इतना कि नहीं। Yes, sir. अब अगर यहां से आगे करें तो नाउ अब हमें पाथ डिफरेंस कितना गिवन है, लेमड़ा बाई 3 है। देखो व्हेनेवर पाथ डिफरेंस इज लेमड़ा, तब इंटेंसिटी कितनी। तो अगेन फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लेमड़ा पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाई लेमड़ा और ये कितना लेमड़ा बाई 3, लेमड़ा कैंसल, क्या हुआ इट इज 2 पाई बाई 3। इंटेंसिटी की इक्वेशन यूज कर दो, I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। I 4I0 की जगह पर लिख सकते हैं हम k, क्योंकि ये आगे के इक्वेशन से k हो गए, cos स्क्वायर 5/2। अगर ये लिखेंगे 2 पाई बाई 3/2, तो 2 कैंसल, ओनली 5/3। अब याद करो cos π/3 कितना होगा, व्हाट अबाउट द cos π/3, पाई मतलब 180, 180/3 cos 60 बोलेंगे कि नहीं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 रखेंगे, स्क्वायर है तो क्या हो गया 1/4, दैट्स व्हाई इट इज k/4। तो इंटेंसिटी हमें क्या मिलेगी अब k/4। तो ये 3 मार्क्स में एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज ऐसा पूछेंगे कि व्हेनेवर
पाथ डिफरेंस इज लेमड़ा, तब इंटेंसिटी के है। व्हेनेवर पाथ डिफरेंस इज λ/3, इंटेंसिटी कितनी होगी? आ गया समझ में कि नहीं? बोलो। यस सर। क्लियर ना? यस सर। चलो ऐसे एक काम करते हैं, उसके आगे वाला ही ले लेते हैं। एक्सरसाइज का नंबर 4। एक्सरसाइज का नंबर 4। तो इंटेंसिटी वाला पार्ट क्लियर हो जाए। अब जो यूज करना इक्वेशन को वो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाय 0.28 मीटर। स्लिट सेपरेशन मतलब 0.28 जो है, मतलब वो स्मॉल डी हुआ, 0.28 mm। स्क्रीन इज प्लेस 1.4 मीटर अवे। स्क्रीन का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी, 1.4 मीटर। एक मिलीमीटर, दूसरा मीटर में, इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में। मिलीमीटर मतलब -3 मीटर। फिर द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट इज 1.2 सेंटीमीटर। देखो डिस्टेंस बिटवीन क्या है, सेंट्रल ब्राइट एंड फोर्थ ब्राइट है। तो n इज इक्वल टू 4, लेकिन बोलो ब्राइट। तो याद रहे कि कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला लगाना है। और डिस्टेंस है, मतलब x हो गया हमारे लिए 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 10 टू द पावर -2 मीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। देखो आया समझ में कैसे इंटरप्रेट करेंगे क्वेश्चन को? कि डिस्टेंस ऑफ टू सोर्स, टू स्लिट, स्मॉल डी। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन 1.4। ये बोला है कि फोर्थ ब्राइट, उसका डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट से, मतलब वो x हो गया, और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी। तो ब्राइट है, इसीलिए लिख सकते हैं कि यूजिंग कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। यूजिंग कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस क्या? तो कि एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज एन लेमड़ा। एक्स गिवन है, डी डी नंबर, सिर्फ वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, पहले तो सब्जेक्ट कर दो। तो एक्स स्मॉल डी अपॉन एन कैपिटल डी। एक्स क्या, 1.2 10 टू द पावर -2। डी क्या, 0.28 10 टू द पावर -3। नंबर 4 है और कैपिटल डी है 1.4। कर सकते हैं उसका आंसर। ओके, कैलकुलेट करोगे कहीं ना कहीं तो ये आएगा 0.06 10 टू द पावर -5, और आंसर आएगा मीटर में। ये आंसर रखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, या 6 इंटू 10⁻⁷ कर दो तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये 3 जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मतलब एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम। तीनों में से कोई भी आंसर लिखोगे चलेगा। मैं तो बोलता हूं कि यहां पर यहां तक ही लिखो विथ यूनिट। हाँ, यूनिट लिखना पड़े, मीटर। उसके बाद नहीं करोगे कैलकुलेशन तो भी चल जाएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी। बोलो आया समझ में ये? क्लियर? यस सर, क्लियर। तो कैसे इक्वेशन को यूज करना है? अगर यहाँ पर ब्राइट की जगह पर अगर एग्जाम में ऐसा कर दे, डार्क कर दे, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज 2n-1 λ/2। बस उतना ही चेंज करो, एन की वैल्यू जो है वो रखो, तुम्हें वेवलेंथ मिल जाएगी। चलो अभी भी इंटरफियरेंस में ही आगे करना है हमें।
कि जो भी हमने बोला कोहेरेंट, इनकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट के लिए। अब इसी में आगे करें थोड़ा, तो एमसीक्यू के लिए अगर ऐसे पूछे कि जो फ्रिंजेस मिलती है हमें उसका शेप कैसा होगा, व्हाट अबाउट द शेप ऑफ फ्रिंजेस फॉर इंटरफियरेंस। तो शेप ऑफ फ्रिंजेस अगर मैं ऐसा बोलूं कि वाइड रेंज मतलब पूरा ऐसे बहुत ही बड़ा रेंज में सोचेंगे तो उसका शेप होता है हाइपरबोला। फ्रिंजेस, सॉरी, फ्रिंजेस कैसे मिलेगी हमें, इन फॉर्म ऑफ हाइपरबोला शेप। और इन स्मॉल रेंज, तो उसमें कैसी होगी, लीनियर। अगर हम थोड़ा ड्रॉ करने की ट्राई करें ऐसे कि चलो ये कोई फ्रिंजेस है, आगे जाके थोड़ी ऐसी, आगे जाके थोड़ी ऐसी, ये तो स्ट्रेट ही हो गया, आगे जाके थोड़ी ऐसी काउड हो रही है, तो ये बोलेंगे हाइपरबोला, ये वाइड रेंज पे। अगर इसका मैं स्मॉल पोर्शन देख लूं तो इतना ही, तो ये तो सब लीनियर बोलेंगे। ओके, तो ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इंटेंसिटी से रिलेटेड, तो हमें पैटर्न जो है सेंट्रल ब्राइट के दोनों साइड पर हमें सेम टाइप की पैटर्न मिलेगी। हमने यहां पे आगे बोला था कि ये सेंट्रल ब्राइट, उसके ऊपर और नीचे सेम पैटर्न मिलेगी, मतलब ऊपर थर्ड ब्राइट तक दिख रहा है तो नीचे भी थर्ड ब्राइट तक ही दिखेगा। तो सेंट्रल ब्राइट के दोनों आजू बाजू में डार्क होगी जिसको बोलेंगे फर्स्ट डार्क, उसके ऊपर नीचे ब्राइट होगी जिसको बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क आएगी। ऐसे हमें कंसेक्यूटिव में मिलती है। उसको मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं तो इंटेंसिटी वर्सेस जो कोई भी हमारा डिस्टेंस है एक्स, तो उसका ग्राफ है ऐसे मिलता है। ये बोल देता हूं मैं सेंट्रल ब्राइट, फिर उसके आजू बाजू में डार्क होगी तो ये हुआ फर्स्ट डार्क, दोनों साइड फर्स्ट डार्क। फिर ये फर्स्ट ब्राइट, तो ये भी फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड डार्क, ये सेकंड ब्राइट, ऐसे। तो सेम टाइप ऑफ पैटर्न मिलेगी हमें। गिवन होगा हमें एक साइड का ही, दूसरे साइड का गिवन नहीं होता, वो अंडरस्टूड है। अगर ऐसा बोले सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस, तो ये जितना होगा वो यहाँ पर उतना ही होता है, सेम टू सेम। तो ग्राफ से हमें क्या सीखना है, सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होती है, ऑल फ्रिंजेस विथ सेम इंटेंसिटी। सेंट्रल ब्राइट की जितनी होगी फर्स्ट ब्राइट की उतनी होगी, सेकंड की उतनी होगी, थर्ड की भी उतनी होगी, ऐसे सभी की इंटेंसिटी सेम होगी। ग्राफ करो तो थोड़ा ही ऐसे, हाँ, सेम इंटेंसिटी। ओके, बोलो क्लियर। यस सर। अब इसी में एक चीज और कर लो कि फ्रिंज सेपरेशन। फ्रिंज सेपरेशन का मतलब हमने जो भी यहां पर मैं ऐसे वापस फ्रिंजेस ड्रॉ करूं ऐसे कि चलो ये फ्रिंजेस है, सेंटर में ब्राइट मिलता है इसीलिए ये हमारा व्हाइट मतलब ब्राइट, तो उसके आजू बाजू में डार्क होगा, तो ये डार्क फ्रिंज हुई फर्स्ट डार्क। ऐसे कंसेक्यूटिव में ब्राइट डार्क हमें फ्रिंजेस मिलती है।
सेम पैटर्न में। चलो ये डार्क हो गई, ब्राइट हो गई, डार्क हो गई, ये ब्राइट हो गई, ये डार्क हो गई, फिर ब्राइट हुई, ये डार्क हुई। तो कई बार पूछते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट या टू कंसेक्यूटिव डार्क, ऐसे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट, अदरवाइज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क, दोनों सेम होगा। चलो हम डिराइव करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। कंसेक्यूटिव मतलब अगर फिफ्थ ब्राइट है तो उसके बाद सिक्स, तो फिफ्थ और सिक्स ब्राइट के बीच का डिस्टेंस कितना हो। ऐसे ही नाइन्थ बोले तो नाइन्थ ब्राइट एंड टेंथ ब्राइट, अभी ब्राइट के लिए नाइन्थ ब्राइट एंड टेंथ ब्राइट। फिर अगर बोलेंगे कि फिफ्थ सॉरी थर्ड, तो थर्ड एंड फोर्थ का, ऐसे। तो जनरल फॉर्म में मैं बोल दूं, अगर मैं nth ब्राइट बोलूं तो उसके बाद कौन सी होगी, n+1th ब्राइट। ओके, nth ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या होगी, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज n लेमड़ा। अब डिस्टेंस जो है ना यहाँ पर n के लिए x n ऐसे सफिक्स में लिख दे तो पता चलेगा कि nth ब्राइट का थर्ड होगा तो थर्ड का x3 ऐसे उसका डिस्टेंस। तो x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज n लेमड़ा। तो एक्स एन हम लिख सकते हैं एन लेमड़ा डी अपॉन डी। ऐसे ही n+1 के लिए क्या हो, एक्स n+1, एन की जगह पर n+1 लिख दो, n+1 लेमड़ा, एक्स n+1 को सब्जेक्ट कर दो, तो n+1 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अगर मैं फिफ्थ ब्राइट बोलूं तो ये सिक्स होगी, ये नाइन्थ है तो ये 10th होगी, ये 15 है तो ये 16 होगी। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब xn+1 माइनस xn बोलेंगे, इसमें से माइनस करो, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिल जाएगा, इसमें से ये माइनस करो तो लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन निकल सकता है दोनों में से। यहाँ पे क्या बचा, n+1, यहाँ पे क्या बचा n, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस, ये तो कैंसल, 1 मल्टीप्लाई में हुआ तो लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज उसका सिंबल है बीटा, ये हो जाएगा बीटा। दूसरे वर्ड में इसको फ्रिंज विड्थ भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ। कई बार ऐसा पूरा बड़ा सा नाम दे दे, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क का भी यही होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, तो भी यही सेम फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला क्या, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि पाथ डिफरेंस में एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी यूज करो बोलने के लिए, और फ्रिंज विड्थ अगर बोलो ब्राइट या डार्क एज ए लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल। बोलो क्लियर कि नहीं, क्लियर यहां तक। यस सर।